हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यहाँ पर आज हम लोग जो है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स का एक एनएफओ है, तो न्यू फंड ऑफर, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कोटक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से ये स्कीम आया है। तो यहाँ पर नॉर्मली मेरे इस चैनल पे मैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपको एनालिसिस देता हूँ। कौन से प्रोडक्ट्स के बेसिक फीचर्स आपको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, समझना नहीं आता है। सो उन लोगों को बेसिकली ये वीडियोस बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो आपको एक और चीज समझना है, जब भी कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरफ आप नजर डालते हो तो हर बार उसके पीछे का बेसिक थीम और ऑब्जेक्टिव आपको समझना बहुत आवश्यक रहता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में भी आप यहाँ पर मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूँ। ये पर्टिकुलर स्कीम का थीम पहले ही मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इस थीम के अंडर जो है स्कीम लेके आए हैं, बट हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पीछे जो है उनका एक अलग ऑब्जेक्टिव रहता है, एक अलग व्यू रहता है। क्यों वो थीम को ये लोग आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या उसका रीजन है? डेफिनेटली जब भी कोई थीम से रिलेटेड कोई स्कीम आता है तो उसके पीछे डेफिनेटली एक एएमसी को लगता है कि नहीं, ये सही समय है। इस समय पे अगर हम लोग इस तरह का थीम लेके अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके हम लोग हमारे इन्वेस्टर को दे सकते हैं। उस व्यू के साथ भी लोग जो है म्यूचुअल फंड्स एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारे आलो सोच के इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्कीम के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है कोटक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फंड। तो देखिए, ये पर्टिकुलर स्कीम जो है कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है और यहाँ पर आपको देखना है कि इसके पीछे जो है थॉट प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के से रिलेटेड कंपनीज है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको समझना है कि जो भी कंपनी जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक इंडस्ट्री है या एक प्लांट है, उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझने के लिए। और यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि वेल्थ क्रिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कई सालों तक आपको इस पर्टिकुलर फंड में बने रहना है। तो क्योंकि वेल्थ क्रिएशन मतलब मैंने आपको पहले ही मैंने थोड़े कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, वहां पर मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको अगर जितना ज्यादा समय आप रुके हो रहे होगे तो उतना बेहतर आपका जो है वेल्थ क्रिएट हो सकता है टाइम के साथ। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है आपको बेहतर मिल सकता है अगर आप ज्यादा समय तक आप इस किसी भी स्कीम में बने रहते हो। और इसके पीछे आप देखिए कि इंडिया का जो है ग्रोथ स्टोरी के पीछे साथ ये स्कीम का जो है थॉट प्रोसेस अटैच हुआ है। एनएफओ पहले फरवरी से ये स्टार्ट हो रहा है, 15 फरवरी तक हमारे पास समय है। इस बीच में आप जो है इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो पीछे इंडिया की स्टोरी थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। इंडिया अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, हर बार जो है एक ग्रॉस ऑयल इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज्यादा रहता था। आप जब भी आप जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड आप देखोगे तो वहां पर आपको हमेशा एक ऑयल बिल, एक बड़ा बिल आपको नजर आता है। बट इस बिल को कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास एक शस्त्र है, वो आईटी एक्सपोर्ट के नाम पे। बेसिकली मतलब एक्सपोर्ट अगर इंडिया का बढ़ता है तो इससे इनकम जो है इंडिया में आता है, और इंपोर्ट मतलब इंडिया से पैसे बाहर जाते हैं। तो बेसिकली किसी भी कंट्री का जीडीपी अगर बढ़ना है तो आपका इंपोर्ट का जो है बढ़ना जरूरी है। तो इंपोर्ट का जो नंबर जो है आपका दिन ब दिन बढ़ते रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट में धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा फार्मा की तरफ अगर हम लोग नजर डालते हैं तो वैल्यू वाइज और नंबर वाइज आप देखिए इंडिया तीसरे नंबर पे है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे हम लोग अगर फार्मा के इसमें, और वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर हम लोग वैल्यू और वॉल्यूम्स के हिसाब से देखते हैं तो 14th नंबर है पूरी दुनिया में। और सबसे बेहतर बात चीज आप देखो यहाँ पर ड्रग्स और फार्मा से रिलेटेड वैल्यू जो है 200% बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। तो करीबन कुछ 7-8 साल के अंदर आप देखिए इस हिसाब से जो है लोग जो है ड्रग्स और फार्मा से रिलेटेड जो है इतना बिजनेस आया है। तो डेफिनेटली
और भी करंट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को पता है कि फार्मा का रोल और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम और आप जब भी इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी नंबर हमको यहाँ पर नजर आता है। और मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा के पीछे क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से एज एंड व्हेन आ रहे हैं। और पीएलआई स्कीम्स यहाँ पर आपको पता होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जो बेसिकली प्रोडक्शन के हिसाब से टारगेट बेस्ड प्रोडक्शन रहेगा। जैसे जैसे टारगेट अचीव होगा वैसे वैसे बेसिकली बेनिफिट जो है गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को मिलने वाले हैं। और इसके बाद देखिए ऑटोमेशन की तरफ जो है 100% और टैक्स जो है कट्स हो रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स और इंपोर्ट ड्यूटी प्रोटेक्शन। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हो सकता है वो चीज को जो है थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्पेसिफिकली मोबाइल फोन्स की बात हम लोग करेंगे तो देखिए कितना गुना जो है इस पर्टिकुलर बिजनेस का ग्रोथ हम लोगों ने देखा है, 8 गुना ज्यादा हम लोगों ने कंपनी स्पेसिफिकली इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हम लोगों ने वैल्यू में इंप्रूवमेंट हम लोगों ने देखा है। तो डेफिनेटली ये और भी बढ़ने वाला है। जैसे जैसे हम लोग 5G के ऊपर हम लोग बात करेंगे वहां पर भी और भी ये कॉन्सेप्ट जो है बाहर आने वाला है। तो इसके साथ हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पीएलआई स्कीम्स के साथ जुड़े हुए कंपनीज का जो है मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट इंप्रूव हुए हैं। आपकी जो है रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस को, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट बोलो आप या एक्सपोर्टिंग के लिए बोलो आप, हर एक चीज में इंप्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी के करंट सिचुएशन में हम लोग पीएलआई की बात करते हैं तो करीबन 13 सेक्टर्स जो है पीएलआई स्कीम्स के अंदर कवर हुए हैं और भी डेफिनेटली आने वाले हैं। और हम लोग और अधिक इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे पीएलआई स्कीम्स क्या है, कौन से सेक्टर्स ई पीएलआई स्कीम्स के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर इस थीम के साथ इस पर्टिकुलर जो है म्यूचुअल फंड स्कीम का लॉन्च के बारे में इस पर्टिकुलर कंपनी ने सोचा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग फर्म सेटअप की बात अगर कर रहे हैं तो पिछले 2 साल में आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज 20,000 से कम हुआ नंबर था, बट पिछले साल 2020 और 2021 में ये नंबर काफी ऊपर हम लोगों ने देखा है। और टोटल फर्म्स की हिसाब से आप बात करोगे तो पिछले कुछ सालों में इस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का जो नंबर जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो काफी अच्छी बात हम लोग बोलेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड कंट्री है। तो यहाँ से अगर इंडिया का ग्रोथ अगर हमको चाहिए तो इंडिया का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आगे आना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हम लोग जब देखेंगे तो इस नंबर की तरफ बहुत करीबी से देखा जाता है। इसको हम लोग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं और आज के समय पे ये 5.5% है। बेसिकली आपका जो खर्चा जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग जो बात करोगे तो उसका पैसा कितना कंट्रीब्यूट होता है जीडीपी के नंबर से, तो ये 5.5 से बढ़ के ये 7% देख रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेटली ये नंबर अगर हम लोग नंबर्स की तरफ हम लोग देखेंगे तो ये अगले कुछ 5 साल में आपको जो है ये नंबर डबल होते नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली काफी अच्छी बात बोलेंगे। और जो भी सेक्टर अगर इस तरह से ग्रो करता है तो आपका पैसा उस सेक्टर में, उस थीम में जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल में डबल मतलब रियल वैल्यू टर्म्स अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी के नंबर्स बहुत बहुत सब्सटैंशियली बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स है जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है आगे आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चाइना प्लस वन जो एंटी चाइना थॉट प्रोसेस जो है कंट्रीज का बहुत हो गया है। आज इंडिया से बेसिकली एंटी चाइना की वजह से इंडिया का जो है सपोर्ट और इंडिया में लोग आना चाहते हैं बिजनेस के लिए। तो वो सब पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रख के ये देखना है कि चाइना ने क्या दिया है, इंडिया ने क्या दिया है। तो डेफिनेटली आज ऐसे समय पे इंडिया है जहां पर इंडिया लोगों को वैक्सीनेशन जो है बांट रहा है। तो डेफिनेटली एक गर्व की बात हम लोग बोलेंगे इंडिया के इसमें। और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एंटी डंपिंग मेजर्स को यूज किया गया है।
तो करीबन कुछ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 2009-2010 में इतने सारे ड्यूटीज लगाए हैं गए हैं, और अब तक जो है हम लोग ये नंबर हम लोग टच कर रहे हैं। और खासकर हम लोग 2020 की बात करेंगे तो नए 5 ऐसे ड्यूटीज आए हैं जो स्पेसिफिकली ये कोर इंडस्ट्री हम लोग मानेंगे बेसिकली। तो कोर इंडस्ट्री के कुछ हिस्से जो है यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो आपको जो है आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आपको सपोर्ट करना है, और वो ये एंटी डंपिंग मेजरमेंट के साथ होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपको देखना है कि पीएलआई स्कीम्स कौन से इसमें धीरे धीरे जो इंप्रूवमेंट आप देख रहे हो, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे तो सोलार और यहाँ पर आप बैटरीज, ये दोनों चीजों में आप देख रहे हो। यदि आपका इन्वेस्टमेंट ये दो जगह पर नहीं है दोस्तों तो आप डिले मत कीजिएगा, क्योंकि ये दो बहुत ऐसे सेगमेंट है जहां पर धीरे धीरे बहुत ज्यादा जो है पैसा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो इंडियन रुपी का जो है ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस अगर हम लोग बात करते हैं तो चाइना युआन से ज्यादा है मार्केट में। सो पीएलआई स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या देखा जा रहा है, सो पीएलआई स्कीम से जुड़ी हुई कंपनी बेसिकली जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखो टोटल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 2022 में कितना होगा, और देखिए ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा, बट उसका जो है इंप्रूवमेंट ऑन जीडीपी अगर हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत इजीली पता चलेगा कि इसका टोटल आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन टू फ्रॉम इंक्रीमेंटल सेल्स, सो सेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ते रहेंगे, और उसका आप यहाँ पर आप देख सकते हो 1.7% जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूट होने वाला है। और ये मैन्युफैक्चरिंग करने का फायदा क्या है, देखिए इससे होता कैसा है कि डायरेक्ट जॉब्स और इनडायरेक्ट जॉब्स दोनों बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट जॉब्स में 10 मिलियंस और यह इनडायरेक्ट जॉब जो है 3.4 मिलियंस, मतलब अगर हम लोग नंबर की तरफ हम लोग देखेंगे तो 3-3.5 करोड़ जो है नए जॉब्स जो है इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धीरे धीरे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज्यादा अगर कोई भी सेक्टर है तो ऑटोमोबाइल्स और ऑटो की तरफ जो है थोड़ा सा ज्यादा इंक्लिनेशन हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जो है एडवांस बैटरी सेल, सो ये दोनों सेक्टर में आप थोड़ा सा ध्यान रख के पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आप स्टॉक्स की बात सोचते हो। और यदि आप एक पर्टिकुलर जो है थीम के बात सोचते हो तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर स्कीम्स में भी आप जो है सोच सकते हो। तो यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो डेफिनेटली बैलेंस शीट का इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, और कहाँ पे कैसे ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये जरूरी रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो है रिसोर्सेस आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो नॉर्मली कई जो है हम लोग शुरुआत में पेंडेमिक के शुरुआत में हम लोग देख रहे हैं तो 70 के ऊपर ही हमारा कैपिटल यूटिलाइजेशन हम लोग देख रहे थे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो गिर के देखिए 60 के करीब पहुंच गया है। तो आप टोटल जो है आप रिसोर्सेस किस तरह से यूटिलाइज करते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटी कब बढ़ता है, जब आपके पास नए ऑर्डर्स आते हैं। तो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको समझना है प्री कोविड एवरेज से ज्यादा अभी ऑर्डर बुक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आ रहे हैं, और वो धीरे धीरे आपको ये देखिए इन्वेंट्री टू सेल्स, देखिए बीच में ये थोड़ा समय था जहां पर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री जो है मेंटेन करना पड़ता था, धीरे धीरे वो आप यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पर डिप होते हुए नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये और इंप्रूव होगा। और इसके बाद अगला पॉइंट जो है हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर के पीछे क्या पॉइंट है, अफोर्डेबिलिटी हाउसेस, और घर जो है आप लोन की बात करो, आप जो है घर के वैल्यू की बात करो, हर एक चीज थोड़ा थोड़ा जो है एक फेवर हो रही है इन्वेस्टर के लिए। और सबसे बड़ी बात बोलूंगा दोस्तों, ये रेरा एक्ट के आने की वजह से जो है एक रेगुलरिटी और एक रेगुलेशन बेसिस में एक सिस्टम आया है, और रियल एस्टेट्स के लिए बहुत क्रूशियल है। तो जब ये एक एश्योरेंस है, हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही समय पे बिल्डर हमको घर देगा। अगर डिले करता है तो बिल्डर को बेसिकली जो है एडिशनली अपने जेब से अमाउंट जो है देना पड़ेगा। तो वो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमको ये रेगुलेशन लेके आ रहा है। तो ये
हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए जो घर अपना खुद का घर चाहते हैं वो उनके लिए बहुत फेवरेबल हो रहा है। और ये इस पॉइंट से आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत कम होते हुए नजर आ रहे हैं। 6.5 6.3 तो पहले 2 ढाई साल पहले अगर आप मुझसे पूछोगे तो उस वक्त हमारा लोन्स जो था 8.5% 9% से हम लोग देख रहे थे। तो करीबन देख सकते हो आप 3 4 3% के करीब आपके घर के रेट्स जो है इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं। तो ये काफी बड़ा नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों। और इस पॉइंट के साथ आप देखोगे तो रियल हाउसिंग सेक्टर के वजह से जीडीपी का जो है नंबर कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो 8% यहाँ पर नजर आ रहा है। तो हाउसिंग कैपेक्स की बात करते हैं तो देखिए ओवरऑल यहाँ पर कहाँ पर है हम लोग अभी फिलहाल तो इस जगह पर है। यहाँ पर हम लोग 10,000 है, 10,000 से बढ़ते हुए देखिए ये 17 ट्रिलियन। सो 10 ट्रिलियन से 17 ट्रिलियन तक एक्चुअल इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो और उसको फुलफिल होने वाला है। अगर रियल एस्टेट के ऊपर आप बात करोगे, हाउसिंग की बात करोगे तो देखिए ये सारे कंपनीज है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि कौन से ऐसे डायरेक्ट कंपनीज है या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज है जो रियल एस्टेट्स के बढ़ने के वजह से जो है फायदा होता है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली ये ऐसे स्कीम्स आपको उस जो है डायरेक्शन में आपका पैसा लेके जाता है। तो कार्बन फुटप्रिंट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है तो ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है व्हीकल्स की तरफ ध्यान देना है, रिन्यूएबल एनर्जी जहां से आपको जो है आसानी से एनर्जी आप जो है ड्रॉ कर सकते हो। ये सब चीजों पे बहुत बहुत ही ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट होने वाला है। इसका कारण क्या है, स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, बैटरी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, इथेनॉल के बेसिस पे बेसिकली अल्टरनेटिव देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑयल के अगेंस्ट में क्या क्या सोर्सेस को यूटिलाइज कर सकता हूँ एनर्जी के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे ये देख रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स के साथ जो है इस स्कीम के बेसिक फीचर्स की तरफ हम लोग आते हैं। तो ये स्कीम आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग थीम है, ये टोटल अभी तक हम लोगों ने देखा है। और अगर इस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से आप सोच के आइए। मतलब मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा, कई साल तक मैं इसमें होल्ड करूंगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग थीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 साल 3 साल 5 साल भी अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली गलत जगह पे आपका पैसा आ रहा है। आपको अगर 10 साल से ऊपर होल्ड करना है तो ये थीम बहुत ही बढ़िया रहेगा। और बेंचमार्क की तरफ अगर हम लोग नजर डालते हैं तो यहाँ पर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा ये स्कीम देख रहा है। फंड मैनेजर्स कौन है यहाँ पर आप देख सकते हो, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। तो 5,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बेसिकली थोड़ा सा हमको ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है। अगर हम लोग इस थीम के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो ये थीम इसके बेसिस में परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आप देख सकते हो छोटे समय पे आपको यहाँ पर ये देखिए 1 3 साल और 5 साल के इसमें आप देखिए अंडर परफॉर्मेंस टू निफ्टी 500 आप देख रहे हो तो काफी बड़ा मार्जिन डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो आउट परफॉर्मेंस बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी बढ़ जाती है समय के साथ, और आपका जो है वेरिएशन जो है ज्यादा नहीं रहता है। तो डेफिनेटली वही चाहेंगे हम लोग। सो बेसिकली हम लोग किसी भी स्कीम को रिस्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे समय में ये आउट परफॉर्म भी करता है तो बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करता है, अंडर परफॉर्म करता है तो भी बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म करता है। जैसे जैसे इस स्कीम में जो है ज्यादा समय आप बिताओगे तो आप यहाँ पर देखिए तो अंडर परफॉर्मेंस भी जो है आपका ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं है, ओवर परफॉर्मेंस के हिसाब से बेत करेंगे तो आउट परफॉर्मेंस उसमें भी ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं है। बट पॉइंट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ 51% है, ये गिर के 40% तक आ गया है। तो जितना ज्यादा समय आप इस किसी स्कीम में आप रखोगे उतना ज्यादा एडवांटेज आपको मिलता है उस स्कीम में रहने का। तो ये सब पॉइंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। तो हर स्कीम में मैं जब भी आपको बताता हूँ हमेशा रिस्कोमीटर की तरफ ध्यान दीजिए, और रिस्कोमीटर यहाँ पर हमको बता रहा है वेरी हाई। सो मतलब
आप जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्ट आप कर रहे हो तो वो प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। ये हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आपको समझना है ये एक इक्विटी स्कीम है और इसके पीछे सोच क्या है, कैपिटल ग्रोथ होना चाहिए और इक्विटी मार्केट में पैसा जाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, इस स्कीम में आना है तो कम से कम आपने 10 साल होल्ड करके रखना है। 10 साल से नीचे आप टाइम बिल्कुल सोचिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल वेरिएबिलिटी और कैपिटल रिस्क जो है दोनों आप टाइम के साथ जो है कम कर सकते हो। इसीलिए आपको इतने समय मार्केट में बने रहना है। और जाते जाते बिल्कुल एक बात तो हमेशा मैं बताता हूं, ये डिस्क्लेमर की तरफ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो स्कीम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट रहता है आप उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। और उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पूरा स्कीम के बारे में सभी चीज को प्रॉपरली देखा है। और ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या चीजें जो है, सोच क्या है, एएमसी का सोच क्या है, किस सोच विचार से ये स्कीम को लाया गया है, वो हम लोगों ने देखा है। तो आशा करता हूं आपको जो स्कीम के बारे में जानना था, समझना था, आपने थोड़ा सा समझ लिया है। डेफिनेटली अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और उसके बेसिस पे जो है फर्दर ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।